धूमिल की कविताओं में अनेक ऐसी कविताएं हैं और अनेक ऐसी पंक्तियां हैं, अनेक ऐसे अनुच्छेद हैं, अनेक ऐसे पैराग्राफ हैं, अनेक ऐसे वक्तव्य हैं जिन वक्तव्यों में जनतंत्र की आलोचना करते हुए आक्रोश और आक्रामकता के दर्शन होते हैं। उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है मुनासिब कार्रवाई। ये उनके पहले कविता संग्रह संसद से सड़क तक में संकलित है। जनतंत्र के बावजूद मूल समाज में गरीब, निर्धन, वंचित, अभावग्रस्त जनता के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। अमीर और गरीब की वो खाई जो 1947 से पहले मौजूद थी, न सिर्फ वो घट नहीं रही थी बल्कि बढ़ रही थी। वर्ग भेद बढ़ रहा था, जबकि सत्तातंत्र अपने समर्थकों को ज्यादा शक्ति और ज्यादा सुविधाएं देने में मशगूल था। सत्तातंत्र में शामिल लोग अपने वर्ग के हितों को साधने में लगे हुए थे। धूमिल इस तथ्य से भली भांति परिचित थे, क्योंकि वे अपने चारों तरफ ऐसी घटनाओं को, ऐसे लोगों को उनकी जीवन कथा के माध्यम से इस बात को बार बार दोहराया जाता हुआ देख रहे थे। इसलिए मुनासिब कार्रवाई में बढ़ते हुए इस वर्ग भेद के प्रति एक गहरी व्यंग्यपूर्ण आक्रामकता धूमिल अभिव्यक्त करते हैं, जिसमें जनतंत्र की गहरी आलोचना शामिल है। इस आलोचना का मुख जनता की तरफ है। जनतंत्र की ये आलोचना साधारण, गरीब, वंचित, अभावग्रस्त जनता के पक्ष से की गई है। धूमिल कहते हैं, तुम्हारे जिगरी दोस्त की कमर वक्त से पहले ही झुक गई है। उसके लिए बढ़ई की आरी और वसूले से लड़ना फिजूल है, क्योंकि गलत होने की जड़ न घड़ी साज की दुकान में है न आरी में है, बल्कि वह इस समझदारी में है कि वित्त मंत्री की ऐनक का कौन सा शीशा कितना मोटा है और विपक्ष की बेंच पर बैठे हुए नेता के भाइयों के नाम सस्ते गल्ले की कितनी दुकानों का कोटा है। और जो चरित्रहीन है उसकी रसोई में पकने वाला चावल कितना महीन है। इस वक्त सच्चाई को जानना विरोध में होना है। बढ़ते हुए वर्गभेद, बढ़ती हुई असमानता ठोस कारणों से है, और ये कारण वो लापरवाही है जिसमें सत्तातंत्र इस बढ़ती हुई असमानता के प्रति पूरी तरह बेपरवाह है। वो उसके एजेंडे में नहीं है। इसलिए संसद के भीतर, लोकतंत्र के भीतर जो पक्ष और विपक्ष हैं, दोनों असल में एक ही पक्ष हैं और दोनों प्रभु वर्ग के हिस्से हैं, और दोनों अपने कामों से वर्गीय हित साधने, यानी भारत के ताकतवर, अमीर, प्रभावशाली, कुलीन, सामंती आधारों वाले लोगों की शक्ति को बढ़ाने में ही लगे हुए। धूमिल जब कहते हैं कि गलत होने की जड़
इस समझदारी में है कि वित्त मंत्री की ऐनक का कौन सा शीशा कितना मोटा है। आशय साफ है, वित्त मंत्री कौन सी ऐनक से, किसे ध्यान में, दृष्टि में रखकर इस ऐनक से वो जनता, गरीब जनता, वंचित अभावग्रस्त जनता दिखाई भी देती है या दिखाई नहीं देती। वित्त मंत्री कहीं कोई ऐसा चश्मा तो नहीं पहनते जिस चश्मे को पहनकर जनता, वंचित अभावग्रस्त, निर्धन, शोषण और न्याय, अत्याचार और दमन सहती हुई जनता ओझल हो जाती है, दिखना बंद हो जाती है। तो वित्त मंत्री की ऐनक का शीशा गलत होने की जड़ है, इधर इशारा करते हैं धूमिल। लेकिन वित्त मंत्री के पक्ष का विरोध करने वाला यानी विपक्ष भी इससे बरी नहीं है, क्योंकि वो भी लाभ की इस पूरे तंत्र में लाभ प्राप्त कर रहा है, सुविधाएं प्राप्त कर रहा है। और विपक्ष की बेंच पर बैठे हुए नेता के भाइयों के नाम सस्ते गल्ले की कितनी दुकानों का कोटा है, और जो चरित्रहीन है उसकी रसोई में पकने वाला चावल कितना महीन है। सच्चाई को जानकर उसके विरोध में खड़े होने की जरूरत नहीं, क्योंकि सच्चाई को जान लेना ही विरोध में खड़े हो जाना है। धूमिल की यह कविता मुनासिब कार्रवाई जनतंत्र की आलोचना के दृष्टिकोण से, धूमिल की कविता में मौजूद आक्रोश और आक्रामकता के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। भारत को किसानों का देश कहा जाता है। धूमिल जब कविताएं लिख रहे थे तब तक भारत की 70% आबादी खेती पर निर्भर थी। या तो सीधे तौर पर भूस्वामी थे, किसान थे, या खेती पर निर्भर शिल्पियों की वो जमात थी जिसे उत्तर भारत में प्रजा कहा जाता है, किसानों की प्रजा। सिर्फ किसान ही खेती पर निर्भर नहीं होते, बल्कि किसान की प्रजा यानी शिल्पी, दस्तकार और बुनकर भी खेती पर निर्भर करते हैं। जनतंत्र में चाहिए तो यह था कि ये किसान जनतंत्र के केंद्र में हो, परंतु ऐसा हो नहीं पा रहा था। एक पूरा वर्ग किसान को चिंता के केंद्र से बाहर रखे हुए था। योजनाएं, धूमिल ऐसा मानते हैं कि किसानों को केंद्र में रखकर, किसानों को ध्यान में रखकर नहीं बनाई जा रही थी। अपनी कविता प्रौढ़ शिक्षा में इस बात की निशानदेही करते हुए धूमिल जनतंत्र की आलोचना का एक नया कोण पेश करते हैं। इस कविता में एक शब्द आता है सुराज्यीय। इसका अर्थ है आजादी की लड़ाई लड़ने वाले, स्वराज की लड़ाई लड़ने वाले लोग। यानी वह आलोचना जो स्वराजियों की हमें मैला आंचल जैसे उपन्यास में दिखाई देती है, जैसे झूठा सच के दूसरे भाग में दिखाई देती है। स्वराजियों की वो आलोचना यहां विस्तृत होती है धूमिल की इस कविता में। प्रौढ़ शिक्षा नाम की यह कविता उनके पहले कविता संकलन संसद से सड़क तक में संकलित है और बहुत पढ़ी गई और मशहूर कविता है। मगर चालाक सुराजिए आजादी के बाद के अंधेरे में अपने पुरखों का रंगीन बलगम और गलत इरादों का मौसम जी रहे थे। अपने अपने दराजों की भाषा में बैठकर गर्म कुत्ता खा रहे थे। गर्म कुत्ता, इसका अंग्रेजी अनुवाद कर लीजिए। एक खास ब्रांड या खास वस्तु की तरफ आपका ध्यान जाएगा।
अपने अपने दराजों की भाषा में बैठकर गर्म कुत्ता खा रहे थे, सफेद घोड़ा पी रहे थे। गर्म कुत्ते की तरह यह भी सफेद घोड़ा भी एक खास चीज है। इसका अंग्रेजी अनुवाद करने पर ही आप इसे समझ सकेंगे। उन्हें तुम्हारी भूख पर भरोसा था। यहां तुम यानी किसान, कवि यानी वाचक किसान से बातचीत कर रहा है। उन्हें तुम्हारी भूख पर भरोसा था। सबसे पहले उन्होंने एक भाषा तैयार की जो तुम्हें न्यायालय से लेकर नींद से पहले की प्रार्थना तक गलत रास्तों पर डालती थी। वह सच्चा पृथ्वी पुत्र है, वह संसार का अन्नदाता है। मगर तुम्हारे लिए कहा गया हर वाक्य एक धोखा है जो तुम्हें दलदल की ओर ले जाता है। सत्ता तंत्र में शामिल सुराज्य और दूसरे लोग बार बार इस तरह के आडंबरपूर्ण वक्तव्य किसानों के बारे में कहते रहते थे। वह सच्चा पृथ्वी पुत्र है, वह संसार का अन्नदाता है। परंतु यह भाषा उन्होंने विकसित की थी सिर्फ एक छद्म देने के लिए, एक छद्म के लिए, एक छद्म सुख या आश्वस्ति देने के लिए। इस भाषा से वास्तव में कोई परिवर्तन नहीं होता था और यह भाषा एक तरह से वास्तविक परिवर्तन में बाधक बनी हुई थी। इसलिए धूमिल कहते हैं उन्हें तुम्हारी भूख पर भरोसा था। सबसे पहले उन्होंने एक भाषा तैयार की। स्वाभाविक है कि धूमिल यह कहना चाहते हैं कि बहुत सारे कारनामे सिर्फ भाषा तक महदूद हैं और वे एक गोलमोल चक्करदार धोखा देने वाली एक भाषा लोकतंत्र में प्रचलित हो रही है जो वास्तविक परिवर्तन, जरूरी परिवर्तन लाने से रोक देती है और एक खास किस्म का छद्म सुख उपलब्ध कराती है। धूमिल के जमाने से आज के जमाने तक इस तरह की भाषा राजनीतिक तंत्र में अत्यंत लोकप्रिय है, जो वास्तविक परिवर्तन नहीं करती, जो वास्तविक परिवर्तन में बाधा पैदा करती है, परंतु वे एक तरह का छद्म आत्मिक या मानसिक सुख जनता के विशेष हिस्से को, जिसे ध्यान में रखकर वो भाषा तैयार की गई होती है, वो नारे तैयार किए गए होते हैं, उन्हें उपलब्ध कराती है। धूमिल जनतंत्र की आलोचना का परिसर बड़ा कर रहे थे और वो अनेक कोणों से, अनेक पहलुओं से जनतंत्र की आलोचना कर रहे थे, जिसमें गहरी व्यंग्यात्मक आक्रामकता और गहरा आक्रोश मौजूद था। लोकतंत्र में वास्तविक प्रश्नों से दूर रखने के लिए तरह तरह के कारनामे किए जा रहे थे। राजनीतिक दल चाहे विपक्ष में हो या विपक्ष में, इन कारनामों में शामिल थे। धूमिल की एक प्रसिद्ध कविता है भाषा की रात, जिसमें वे फिर जनता को धोखा देने वाली एक ऐसी ही परियोजना का खुलासा करते हैं जिस परियोजना में भाषा के नाम पर जनता को बांटने की, जनता को विभाजित करने की एक कोशिश की जा रही थी। हम जानते हैं कि 1967 में ही भाषा के नाम पर, हिंदी के नाम पर एक बहुत बड़ा हिंदी विरोधी और फिर बाद में एक हिंदी समर्थक आंदोलन भारत में होता है। ये कविता भाषा आंदोलन के एक केंद्र बनारस के अनुभवों से उत्पन्न है और बनारस में भाषा का आंदोलन जितना मुखर था, उसके अनुभव, उसकी चेतना इस कविता के पीछे मौजूद है। लेकिन धूमिल भाषा के किसी सवाल पर उलझते नहीं, वे किसी भ्रम का शिकार नहीं है। उनके दिमाग में साफ है कि ये जनता को बांटने वाली, जनता को के भेद को बढ़ाने वाली और अंततः जनता को धोखा देने वाली एक परियोजना है। इस कविता में वो कहते हैं, उन्होंने सुरक्षित कर लिए हैं तुम्हारे संतोष के लिए पड़ोसी देशों की भुखमरी के किस्से। आप रोटी मांगेंगे, भारतीय जनता का कोई हिस्सा रोटी मांगे तो उसे रोटी देने की बजाय यह कह देने का चलन आज तक चला आता है कि फला फला पड़ोसी मुल्क में इतनी भुखमरी है।
भारत में होने वाली मौतों के बारे में आप बात करें तो शासक वर्ग आपको पड़ोसी मुल्कों में होने वाली मौतों की बड़ी सूची आपके सामने रखते। धूमिल संभवतः पहले कवि हैं जो जनतंत्र में पड़ोसी मुल्क के किस्से सुनाकर किए जा रहे धोखों को उद्घाटित करते हैं। भाषा की रात कविता में वो कहते हैं, उन्होंने सुरक्षित कर लिए हैं तुम्हारे संतोष के लिए पड़ोसी देशों के भुखमरी के किस्से, तुम्हारे किस्से के लिए अखबार का 8वां कालम और तुम्हारी ऊप के लिए वैष्णव जन तो तेणे कहिए की नमकीन धुन। गर्ज यह है कि तुम्हें पूरा जाम करने का पूरा इंतजाम है। वैष्णव तो जन तो तेणे कहिए, गांधी का प्रिय भजन, नरसिंह मेहता का ये भजन, ये भी ऊप से बचने के लिए एक नमकीन धुन की तरह है। अखबार के 8वें कॉलम में जो खबरें छपती हैं वे भी तुम्हारी ऊब का समाधान करती हैं। धूमिल जनतंत्र की विभिन्न धोखाधड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करते हैं। उन्होंने जनता और जराइम पेशा औरतों के बीच की सरल रेखा को काटकर स्वास्तिक चिन्ह बना लिया है। यह स्वास्तिक चिन्ह सिर्फ भारतीय परंपरा में मौजूद स्वास्तिक का चिन्ह नहीं है, बल्कि ये जर्मनी के क्रूर नाजीवादी तानाशाह एडोल्फ हिटलर द्वारा इस्तेमाल किया गया स्वास्तिक चिन्ह भी है। उन्होंने जनता और जराइम पेशा औरतों के बीच की सरल रेखा को काटकर स्वास्तिक चिन्ह बना लिया और हवा में एक चमकदार गोल शब्द फेंक दिया है, जनतंत्र, जिसकी रोज सैकड़ों बार हत्या होती है और हर बार वह भेड़ियों की जुबान पर जिंदा है। जनतंत्र एक शब्द है, कोई वास्तविकता नहीं। धूमिल का ऐसा सोचना था और ये एक ऐसा शब्द है जो भेड़ियों की जुबान पर जिंदा है। यानी धूमिल पक्ष और विपक्ष के उन तमाम सत्ताधारी राजनीतिक दलों की तरफ इशारा करते हैं जो जनतंत्र का नाम लेते हैं, जो जनतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। भेड़ियों की जुबान से जो आशय है वो इन्हीं से है। धूमिल साफ हैं कि जनतंत्र की रोज सैकड़ों बार हत्या होती है। धूमिल की एक और कविता है जिसमें वो लोकतांत्रिक राजनीति द्वारा आजमाए जा रहे ऐसे नुस्खों की चर्चा करते हैं जो नुस्खे जनता को उसकी मूल मांगों से विचलित या विपथित करते हैं। शहर में सूर्यास्त, संसद से सड़क तक की एक कविता है जिसमें वो कहते हैं, उनका व्याकरण इस देश की शिराओं में छुपे हुए कारकों का हत्यारा है। उनके सख्त पकड़ के नीचे भूख से मरा हुआ आदमी इस मौसम का सबसे दिलचस्प विज्ञापन है और गाय सबसे सटीक नारा है। वे खेतों में भूख और शहरों में अफवाहों के पुलिंदे फेंकते हैं। वे खेतों में भूख और शहरों में अखबारों के पुलिंदे फेंकते हैं। देश और धर्म की नैतिकता की दुहाई देकर कुछ लोगों की सुविधा दूसरों की हाय पर सेंकते हैं। वे जिसकी पीठ ठोकते हैं उसकी रीढ़ की हड्डी गायब हो जाती है। जितने नुस्खे जनतंत्र में जनता को बांटने तोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे, धूमिल अपनी कविताओं में उनका विस्तार से अंकन करते हैं। धूमिल की 2 मशहूर कविताएं इस सिलसिले में विशेष तौर पर देखी जानी चाहिए। पहली कविता है 20 साल बाद। जैसा कि मैंने कहा कि धूमिल
कि मनोविज्ञान का और धूमिल की चेतना का और धूमिल के कवि व्यक्तित्व का गहरा संबंध 1967 से है। 1967 यानी कि आजादी के 20 साल। धूमिल की कविता आजादी के 20 साल बाद से शुरू होती है और इसीलिए इस कविता का शीर्षक है 20 साल बाद। धूमिल इस कविता में नक्सलबाड़ी आंदोलन से पैदा हुई उम्मीद का उल्लेख करते हैं। 20 साल बाद मेरे चेहरे में वे आंखें लौट आई हैं जिनसे मैंने पहली बार जंगल देखा है, हरे रंग का एक ठोस सैलाब जिसमें सभी पेड़ डूब गए हैं। ये इशारा नक्सलबाड़ी की तरफ है। लेकिन इसी कविता में वे दो बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणियां करते हैं जनतंत्र पर। दोपहर हो चुकी है, हर तरफ ताले लटक रहे हैं, दीवारों से चिपके गोली के छर्रों और सड़कों पर बिखरे जूतों की भाषा में एक दुर्घटना लिखी गई है। मैं इन पंक्तियों को रेखांकित करना चाहता हूं। हवा से फड़फड़ाते हिंदुस्तान के नक्शे पर गाय ने गोबर कर दिया है। ये कविता की पंक्तियां व्याख्या की मांग करती हैं, परंतु ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। इसी कविता में एक और जगह पर वो कहते हैं, सुनसान गलियों से चोरों की तरह गुजरते हुए आजादी के 20 साल बाद, सुनसान गलियों से चोरों की तरह गुजरते हुए अपने आप से सवाल करता हूं, क्या आजादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है, या इसका कोई खास मतलब है? धूमिल की भीतर मौजूद आक्रोश और आक्रामकता एक गहरे व्यंग के साथ किस तरह की वितृष्णा में बदल जाता है, ये पंक्तियां उसका सबूत हैं। जनतंत्र के नाम पर ताकतवर होते हुए अधिकारी तंत्र को, ब्यूरोक्रेसी अफसरशाही को भी धूमिल जनतंत्र के विकास में और जनतंत्र के जन पक्षधर होने की दिशा में एक बाधक मानते हैं। जनतंत्र के सूर्योदय में शीर्षक उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण कविता में वे ये कहते हैं, मैं उद्धृत कर रहा हूं, फड़कती भुजाओं और सिसकती हुई आंखों को अफसर के सामने बैठे हुए आदमी की 2 मुद्राएं। अपने जरूरी काम के लिए, अपने हक के लिए, न्याय के लिए अफसर के सामने खड़े हुए आदमी की 2 मुद्राएं। फड़कती भुजाएं एक मुद्रा, सिसकती हुई आंखें दूसरी मुद्रा। इन दोनों मुद्राओं के साथ, यानी आक्रोश और दुख दोनों के साथ, ये अफसरशाही क्या सुलूक करती है। धूमिल कहते हैं, फड़कती भुजाओं और सिसकती हुई आंखों को एक साथ लाल फीतों में लपेटकर वे रख देंगे काले दराजों के निश्चल एकांत में। यानी गुस्से और दुख दोनों में से किसी भी तरीके से काले दराजों में रखी हुई लाल फीते से बंधी हुई फाइल निकलवाई नहीं जा सकती। न गुस्से से न दुख से काम नहीं बन सकता। दोनों ही तरीकों के बावजूद फाइल बांधकर काले दराज के एकांत में रख दी जाएगी। फड़कती भुजाओं और सिसकती हुई आंखों को एक साथ लाल फीतों में लपेटकर वे रख देंगे काले दराजों के निश्चल एकांत में, जहां रात में संविधान की धाराएं नाराज आदमी की परछाई को देश के नक्शे में बदल देती हैं।
स्वाभाविक है कि जनतंत्र की बात करते हुए ये सवाल भी हमारे सामने आता है कि आखिर इस जनतंत्र को बदलने के लिए जनता कोई कोशिश क्यों नहीं करती। धूमिल अपनी अनेक कविताओं में जनता की गहरी आलोचना करते हैं। अपनी इसी कविता जनतंत्र के सूर्योदय में वे जनता के चुप हो जाने पर एक मार्मिक टिप्पणी करते हैं। लेकिन तुम चुप रहोगे, तुम चुप रहोगे और लज्जा के उस गूंगेपन से सहोगे, यह जानकर कि तुम्हारी मातृभाषा उस महरी की तरह है जो महाजन के साथ रात भर सोने के लिए एक साड़ी पर राजी है। सिर कटे मुर्गे की तरह फड़कते हुए जनतंत्र में, ये जनतंत्र कैसा है? सिर कटे मुर्गे की तरह फड़कते हुए जनतंत्र में सुबह सिर्फ चमकते हुए रंगों की चालबाजी है, और यह जानकर भी तुम चुप रहोगे। जनता की इस चुप्पी को धूमिल गंभीरता से पढ़ने की कोशिश करते हैं और अपनी अनेक कविताओं में इसकी तरह तरह से व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। धूमिल की एक और कविता है जिसका शीर्षक है शांति पाठ। इस कविता में भी जनता के प्रति जनतंत्र के बर्ताव को और जनतंत्र से के इस बर्ताव से पैदा हुए दुख और आक्रोश को धूमिल व्यक्त करते हैं। धूमिल उन योजनाओं की भी बात इस कविता में करते हैं जो योजनाएं जनतंत्र के साथ आईं, जैसे कि पंचवर्षीय योजनाएं। जवाहरलाल नेहरू की ये बहुत दीर्घकालिक उद्देश्य से लाई गई एक परियोजना थी जिसे हम पंचवर्षीय योजनाओं के नाम से जानते हैं। इन योजनाओं में गंभीर काम किया, लेकिन धूमिल का दृष्टिकोण क्या है योजनाओं के प्रति, वो इस कविता में व्यक्त होता है। युवकों को आत्महत्या के लिए रोजगार दफ्तर भेजकर पंचवर्षीय योजनाओं की सख्त चट्टान को कागज से काट रहा हूं। खुद को निहत्था साबित करने के लिए मैंने गांधी के तीनों बंदरों की हत्या की है। मैं देख रहा हूं एशिया में दाएं हाथों की मक्कारी ने विस्फोटक सुरंगें बिछा दी हैं। इस टिप्पणी का संबंध एशिया की उस राजनीति से है जिसका विकास 50 और 60 के दशक में हुआ था। मैं देख रहा हूं एशिया में दाएं हाथों की मक्कारी ने विस्फोटक सुरंगें बिछा दी हैं। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, कोरिया, वियतनाम, पाकिस्तान, इजराइल और कई नाम उसके चारों कोनों पर खूनी धब्बे चमक रहे हैं, मगर मैं अपनी भूखी अतड़ियां हवा में फैलाकर पूरी नैतिकता के साथ अपने सड़े हुए अंगों को सह रहा हूं। भेड़िए को भाई कह रहा हूं। ये जो जन विरोधी जनतंत्र है, इस जनतंत्र में साधारण जनता भेड़िए को भाई कहने के लिए मजबूर है। भूखी अतड़ियों को हवा में फैलाकर सड़े हुए अंगों को पूरी नैतिकता के साथ सहने के लिए मजबूर है। बहुत गुस्सा है जनता में, जो कभी चुनावों के माध्यम से और कभी दूसरे नक्सलबाड़ी जैसे माध्यमों से व्यक्त होता है।
परंतु अंततः धूमिल को इस बात का भी एहसास है कि इस गुस्से से भी कुछ होता नहीं। धूमिल की सबसे प्रभावशाली मुद्रा गुस्से की मुद्रा है। धूमिल की सबसे अधिक मारक मुद्रा आक्रामकता की मुद्रा है, व्यंग्यात्मक आक्रामकता की मुद्रा। परंतु धूमिल को इस बात का भी कहीं एहसास है कि इस गुस्से से भी कुछ बदलता नहीं। इसी कविता शांति पाठ में वे आगे कहते हैं, मेरा गुस्सा जनमत की चढ़ी हुई नदी में एक सड़ा हुआ काठ है। जब एक बड़ा समुदाय, जिसे जनमत कहा जाता है, एक तरफ जाने के लिए उत्सुक और व्यग्र हो, तो धूमिल जैसे संवेदनशील कवियों का गुस्सा कोई प्रभाव पैदा नहीं करता। धूमिल जनतंत्र के गहरे आलोचक हैं। इसके पीछे मूलतः दो प्रभावशाली कारण हैं। पहला, मार्क्सवाद की वैचारिकता, जिसके साथ गहरा संवाद कर रहे थे धूमिल और जिसके प्रभाव में थे। और दूसरा, भारतीय जनतंत्र की मौजूदा परिस्थितियां, खासतौर पर 1962 से 1975 के बीच की परिस्थितियां। मोटे तौर पर यह साफ है कि धूमिल के जनतंत्र संबंधी वक्तव्यों का गहरा संबंध तत्कालीन मार्क्सवादियों के जनतंत्र संबंधी पाठ से या उनकी भारतीय जनतंत्र की उनकी व्याख्या से है।